हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलेंगे 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के टॉपिक फर्स्ट से, ठीक है, मतलब मीनिंग से। ओके, हम मीनिंग से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे हमारे जो सारे टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं विथ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मीनिंग से, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं भाई कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बड़ा भारी सा नाम है इसका, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू which is used to represent an entire set of data। क्या होता है स्टूडेंट्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक सिंगल वैल्यू होती है जो कि पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। मतलब कि मेरे पास में अगर पूरे डेटा में कुछ 10-15 नंबर्स हैं, ओके, या 10-15 वैल्यूज हैं, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगी? एक नंबर, ठीक है, या सिर्फ एक वैल्यू होगी जो कि पूरे हमारा जो पूरा जो डेटा है, ओके, वो जो 10-15 वैल्यूज वाला जो डेटा है उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने वाली, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट सिंपल सी चीज है कि मेरे पास में मान लीजिए एक डेटा है, ओके, ये पर्टिकुलर डेटा गिवन है मेरे पास में, इसमें गिवन है मेरे पास में एज एंड उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एज और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। एज गिवन है हमारे पास में कुछ 10, 12, 15, 16, 18, ठीक है, और कुछ फ्रीक्वेंसीज गिवन है भाई 10, 20, 40, 10, 20, ठीक है। तो ये कितने हो गए भाई? 100 हो गए। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसीज के टर्म्स में ना लिखूं, ओके, तो मेरे पास में क्या हो गई भाई? 100 वैल्यूज हो गई, ठीक है। तो अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगा? एक वैल्यू होगी जो कि पूरे इस 100 वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने वाली है, ठीक है। मतलब कि कितना भी बड़ा डेटा दे दो, हमारा जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है वो उस पूरे डेटा को सिर्फ एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करके बता देता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं कि भाई आपको किस पर्टिकुलर वे में एक डेटा को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। लेकिन एक एट प्रेजेंट हमें क्या समझना है भाई कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है, पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने वाली, ओके। ऑल्सो नोन एज एवरेज और मेजर्स ऑफ लोकेशन, ठीक है। इसे हम एवरेज या फिर मेजर्स ऑफ लोकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। एवरेज बोलते हैं स्टूडेंट्स बिकॉज देखो भाई, जो पूरे 100 वैल्यूज जैसे कि अभी हमने देखी, ठीक है, तो वो पूरे 100 वैल्यूज का कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो हमें एवरेज निकाल के दे, ठीक है, कि भाई ये पूरे 100 वैल्यूज की ये पर्टिकुलर एवरेज है, ओके। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक सिंगल वैल्यू हो गई, ओके। या फिर मेजर्स ऑफ लोकेशन, वो जो पूरी 100 वैल्यूज हैं उनमें से किसी भी वैल्यू को लोकेट कर दी, सॉरी, वो जो पूरी 100 वैल्यूज हैं उनमें हमने किसी भी वैल्यूज को लोकेट कर दिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे? वो हो जाएंगे भाई हमारे मेजर्स ऑफ लोकेशन, ठीक है। स्टूडेंट्स, जब हम थोड़ा और फर्दर आगे बढ़ेंगे, मतलब और पढ़ेंगे इसे, तो हमें पता चलेगा भाई कि हमें जो 11th में अभी आप लोगों के लिए जो पढ़ना है वो क्या, उसमें हम 2 काइंड्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देख पाएंगे। एक तो होगा हमारा मैथमेटिकल टेंडेंसी, ओके, और एक होगा हमारा पोजिशनल एवरेजेस। एक होगा मैथमेटिकल, एक होगा पोजिशनल, ठीक है। तो मैथमेटिकल एवरेज में हम देखेंगे भाई कि जो क्वांटिटेटिव टर्म्स हैं उसमें हमें क्या मिलने वाला है? एवरेज मिलने वाला है, ठीक है। तो उससे हम बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर हमारा एवरेज नेम आया है। और एक है हमारा पोजिशनल एवरेजेस, ठीक है। पोजिशनल एवरेजेस का क्या मतलब होगा कि आपको पूरे डेटा में किसी भी वैल्यू की पोजीशन बताई जा रही है, ठीक है, उसे लोकेट किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा भाई? मेजर्स ऑफ लोकेशन, ठीक है। तो ये जो अल्टरनेटिव नेम्स होते हैं ना, ये ऐसे हवा में नहीं रखे जाते हैं, इनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है भाई कि हम इन्हें अल्टरनेटिवली ये पर्टिकुलर नेम से क्यों जाने, ठीक है। तो उसका क्या रीजन है? आई होप कि आप लोगों को एक ब्रीफ में समझ में आ गया होगा क्या है, ओके। बाकी अभी हम देखेंगे कि हमारे पोजिशनल एवरेजेस कौन कौन से होते हैं और मैथमेटिकल एवरेजेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है।
Then students, the following three principal measures are widely used in statistical analysis. ठीक है, ये तीन जो हमारे measures हैं वो use होते हैं हमारे statistical analysis में. ठीक है, कौन कौन से हैं वो भाई? अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड. ठीक है, ये तीन हैं हमारे measures of central tendency जो कि हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है ना, वैसे तो हम इन सबको बहुत अच्छे से सेपरेटली पढ़ेंगे, लेकिन एक शॉर्ट में बता दूं, अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से. ठीक है, इस पर्टिकुलर साइन को हम क्या बोलेंगे? एक्स बार. ओके, इसका फॉर्मूला होता है, इन सब के अपने अपने फॉर्मूलेज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इन्हें फाइंड आउट करने वाले हैं. ठीक है, देन जो हमारा मीडियन होता है उसे हम डिनोट करते हैं एम से. ओके, और जो हमारा मोड होता है उसे हम डिनोट करते हैं Z से. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर तीन इनके डिनोशंस होते हैं भाई, कि मीडियन को हम मीडियन को कैसे डिनोट करते हैं, मोड को कैसे करते हैं, और हमारे मीन को कैसे करते हैं. ठीक है, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम मेनली इन तीनों पर ही फोकस करने वाले हैं. जो सारी चीज़ें हैं ना वो इन्हीं के आसपास घूमने वाली है. ठीक है, हमें जो मेन चीज़ें पढ़नी है वो मीन, मीडियन एंड मोड ही पढ़नी है. ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ना है, इसके अलावा भी हम पढ़ेंगे. जैसे कि हमने अभी इसका मीनिंग देखा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, इसके रिक्विजिट्स देखेंगे. तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थ्योरी बेस पर आपसे पूछा जा सकता है भाई कि ऑब्जेक्टिव्स बताओ, या फिर आप बताओ कि आपके इसके रिक्विजिट्स क्या हैं, या फिर हम थ्योरी पार्ट में भी थोड़ा बहुत देखेंगे भाई ये जो मीन, मीडियन, मोड है, इनके मेरिट्स, डीमेरिट्स सब कुछ देखने वाले हैं हम. ठीक है, now students, a measure of central tendency is a summary statistics that represents the central point or typical value of the data set. ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को अगर हम और फर्दर पढ़ें तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगा स्टूडेंट्स? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक समरी होती है. ठीक है, समरी होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है भाई आपके जो पूरा डेटा है. ठीक है, या फिर आपका जो पूरे डेटा का सेंट्रल पॉइंट जो है, ठीक है, उसे रिप्रेजेंट करती है हमारी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ओके, सेंट्रल टेंडेंसी, उसके नेम से हम बता रहे हैं भाई कि जो सेंटर पॉइंट है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हमारी पिक्चर है. ठीक है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें एक सेंट्रल पॉइंट देती है पूरे डेटा का. ओके, then these measures indicate where most values in the distribution fall and are also referred to as the central location of the distribution. ठीक है, ये जो हमारे मेजर्स हैं स्टूडेंट्स, मीन, मीडियन एंड मोड, ओके, ये हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं, या ये हमें क्या इंडिकेट करते हैं कि भाई आपके जो ज़्यादातर जो वैल्यूज़ हैं, ओके, जो मैक्सिमम वैल्यूज़ है वो कहाँ पर फॉल कर रही है, या किस पर्टिकुलर नंबर के आसपास है. ठीक है, क्योंकि जो आपके बोलेंगे हम कि आपके जो इन तीनों मेजर से जो आंसर आने वाले हैं वो ऐसे ही आंसर्स आएंगे जिसके आसपास बहुत सारे नंबर्स हों. ठीक है, तो वो जो नंबर है या वो जो हमारा एक जो आंसर आने वाला है वो हमें इंडिकेट करेगा भाई कि मैक्सिमम वैल्यूज आपकी किस पर्टिकुलर सेक्शन के अराउंड है. ठीक है, तो ये होता है स्टूडेंट्स हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होते हैं. ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का सिंपल सा मतलब है एक सिंगल वैल्यू, ठीक है, या एक हम बोल सकते हैं एक सेंट्रल वैल्यू पूरे डेटा की जो कि एक पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, और उसके तीन हम क्या बोलेंगे कि भाई तीन प्रिंसिपल मेजर्स होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड. ओके, नाउ स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स या फिर फंक्शंस क्या होते हैं एवरेजेस के. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को किससे कन्वर्ट कर दिया है, चेंज कर दिया एवरेजेस से. ओके, एवरेजेस और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक ही चीज होती है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना. ठीक है, तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. ओके, तो अब देखो भाई टू प्रेजेंट ह्यूज डेटा इन समराइज्ड फॉर्म, एक ह्यूज डेटा को समराइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था एज वाला, राइट, उसमें हमने क्या देखा था कि 100 थी टोटल फ्रीक्वेंसी, राइट, मतलब आप मान लीजिए वो किसी स्टूडेंट्स की थी. ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ भाई कि ये 100 स्टूडेंट्स का डेटा है. ओके, तो पूरे 100 स्टूडेंट्स के डेटा को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देना.
हुआ ना छोटा, समरी हुई। पूरे 100 को मैं इंडिविजुअली लिखूं या पूरे 100 की जगह पर मैं सिर्फ एक वैल्यू लिखूं, कौन सा वाला ज्यादा बेटर है भाई? जो एक नंबर है वो ज्यादा बेटर है, राइट? वो जो है भाई, जो एक नंबर है हमारा, वो पूरे वो 100 वाली जो हमारी डेटा है, राइट, जो इंफॉर्मेशन है 100 वैल्यूज वाली, उस पूरी इंफॉर्मेशन को सिर्फ एक सिंगल वैल्यू के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो ये क्या है भाई कि हमारे जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं या जो हमारे एवरेजेस होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं कि आप एक ह्यूज बल्क डेटा को एक बहुत ही सिंपल, छोटे और समराइज्ड फॉर्म में पूरा शो कर सको, ठीक है? So it is very difficult to grasp large numbers of numerical figures, ठीक है? Averages summarizes such data into a single figure which makes easier to understand and remember, ठीक है? अब भाई जो सिंगल फिगर है उसे हम ज्यादा अच्छे से याद रख सकते हैं एज कंपेयर टू जो हम पूरी फिगर अगर हमें बताई जाए तो, है ना? तो इसलिए जो हमारे एवरेजेस होते हैं ये इस चीज का एडवांटेज है, ओके? एक तो वो सिंपल बना देता है भाई, पूरे डेटा को इजी बना देता है, हम इजीली उसे रिमेंबर कर सकते हैं, ओके? उसे मेमोराइज रख सकते हैं, ठीक है? जो आपका बहुत ज़्यादा ह्यूज डेटा है उसको वो छोटा कर देगा, उसे वो समराइज कर देगा, ठीक है? तो ये इसके एडवांटेजेस हैं भाई, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपको बहुत ज़्यादा बल्कि डेटा ना पढ़ना पड़े। आप क्या करो, आप सिर्फ एक नंबर को पढ़ो और पूरे डेटा को समझने की कोशिश करो, ठीक है? जैसे कि स्टूडेंट्स, जो हमारी कंट्री है, राइट, कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकाली गई, ठीक है? तो पर कैपिटा इनकम अगर स्टूडेंट्स हम बोले या आप खुद जाकर अगर अभी चेक करोगे कि भाई पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो आपको सिर्फ एक वैल्यू दिखाई जाएगी, ठीक है? आपको कोई एक पर्सन की इनकम नहीं दिखाई जाएगी, है ना? आपको पूरे ऑन एन एवरेज एक वैल्यू दिखाई जाएगी कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम इतनी है, ठीक है? तो अब क्या हुआ, ये कैसे निकला? ये इन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प से ही निकला, ठीक है? वो भाई उसने बता दिया कि वो जो इतना बड़ा ह्यूज सा बल्क सा डेटा था उसे पूरा शॉर्ट में कर दिया, उसे एकदम समराइज कर दिया, एकदम ब्रीफ कर दिया और पूरे डेटा को एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? तो ये चीज हो रही है हमारी किसके हेल्प से? बिकॉज ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है? अब अगर आप लोगों को पर कैपिटा इनकम देखनी थी और अगर आप लोगों के सामने पूरी कंट्री की जो एक पर्सन की जो इनकम है वो अगर आपको बता दी जाए, तो क्या आप उस पर्टिकुलर डेटा को पढ़ना या उससे कोई भी एनालिसिस करना इजी समझेंगे? नहीं समझेंगे, आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन होगा, राइट? इसीलिए क्या हुआ भाई, उसे एकदम शॉर्ट एंड सिंपल बना दिया गया कि भाई ऑन एन एवरेज पर कैपिटा इनकम कितनी है कंट्री की, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर जो ऑन एन एवरेज निकाला गया है, वो एक जो हमारे पास में वैल्यू आएगी, उसकी हेल्प से आप जो आपका फर्दर एनालिसिस है या जिस भी काम के लिए आपने उसे कलेक्ट किया है वो पूरा हो सकता है, ठीक है? देन कम स्टूडेंट्स टू मेक कंपैरिजन ईजियर, ठीक है? यहाँ पर अब क्या होगा भाई, कंपैरिजन ईजियर हो जाएगा। कैसे ईजियर हो जाएगा? चलो बहुत सिंपल सी बात है ये भी, इसे भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है? नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में दो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है? दो फर्म्स हैं, ए एंड बी, ठीक है? ए और बी दो फर्म्स हैं, दोनों एक दूसरे की क्या है, कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है? अब ए ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है या बी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो भाई हम इनकी जो प्रॉफिट है वो देख लेंगे कि ए का कितना है, बी का कितना है, ठीक है? हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ओके? कैसे? प्रॉफिट से, ठीक है? अब अगर इस प्रॉफिट की जगह पर मैं बोलूं सेल्स कितना है, ओके, फिर उसके बाद में कॉस्ट कितना है, ओके, रेवेन्यू कितना है, ठीक? ये पर्टिकुलर हमारे पास में अगर ऐसे गिवन होते सेल्स, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ठीक है? और फिर उसके बाद में वो गिवन होते जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये पूरे 12 मंथ्स के बारे में गिवन होते, ठीक है? अगर प्रॉफिट नहीं गिवन होता, ये पूरा सब कुछ हमें गिवन होता, ओके? एंड एट द लास्ट मान लो कि इन सब को कैलकुलेट करके
एक एक मंथ वाइज प्रॉफिट भी दे दिया, ठीक है। तो अब क्या आप एक एक मंथ, ओके, जनवरी से लेके दिसंबर तक ए का प्रॉफिट गिवन है और बी का प्रॉफिट गिवन है, तो क्या वो कंपैरिजन में ज्यादा हेल्प करेगा आपको? नहीं करेगा भाई। आप बोलोगे कि हम ए का जो है, जो फर्म ए है उसका आपस में ही कर लेते ना कंपैरिजन की, भाई जनवरी में इतना प्रॉफिट था, फरवरी में इतना था, मार्च में इतना था, मई में इतना था, हम अंदर ही अंदर कंपैरिजन कर लेते हैं, आप ये बोलोगे। क्योंकि अभी आपके लिए ये चीज बहुत बल्कि हो जाएगी कि भाई जनवरी में कितना है, फरवरी में कितना है, मार्च में कितना है और फिर बी का कितना है, ठीक है। तो वो चीज थोड़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये जो पूरे 12 मंथ्स था इसका जो प्रॉफिट था, ओके, जो 12 वैल्यूज थी हमारे पास में, उन 12 वैल्यूज को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक वैल्यू में, ठीक है। सेम किया हमने ए के लिए और बी के लिए, जो पूरी दोनों की 12 वैल्यूज थी उसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया एक वैल्यू में, ठीक है। अब वो जो एक वैल्यू है, वो एक वैल्यू हमें फैसिलिटेट करेगी कंपैरिजन। उस एक वैल्यू से हम बता सकते हैं कि भाई ए ने ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया या बी ने ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया, राइट। तो कंपैरिजन पॉसिबल हुआ, क्यों हुआ? बिकॉज हमने जो हमारा पूरा डेटा था या जो हमारी पूरी इंफॉर्मेशन थी, हमने उसे सिंप्लीफाई कर दी, हमने उसे क्या कर दिया भाई, एक उसकी समरी निकाल दी, एक उसका एवरेज निकाल दिया, ठीक है। इसलिए अब वो कंपैरिजन में हमें हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट सेम चीज अगर मैं देखूं कि भाई अब मुझे सिर्फ अपने खुद के फर्म में ही देखना है, ठीक है, मेरी फर्म है ए और मुझे ए का ए में ही कंपैरिजन करना है या देखना है कि मैं ईयर मंथ ऑन मंथ कितना प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ या कितनी सेल्स जनरेट हो रही है, ठीक है, सेल्स जनरेट कितनी हो रही है मुझे ये देखना है। तो भाई जनवरी में 31 डेज होते हैं, ठीक है, फरवरी में 28 और 29 डेज होते हैं, ओके। अब मुझे देखना है सेल्स कि जनवरी में ज्यादा थी या फरवरी में ज्यादा थी। तो अब हर एक दिन की सेल्स गिवन है मेरे पास में कि भाई एक एक पर्टिकुलर डे पे कितनी सेल हुई है, ठीक है। तो मतलब कि 1 to 31 ये पूरी गिवन है मेरे पास में। ये कितनी वैल्यूज हो गई मेरे पास में, 31 वैल्यूज हो गई, ठीक है। और मान लीजिए कि 28 है हमारा फरवरी, ठीक है, तो ये हो गई मेरी 28 वैल्यूज। अब क्या मुझे अगर कंपैरिजन करना है तो मैं 31 वैल्यूज और 28 वैल्यूज का कंपैरिजन करने वाली हूँ? नहीं, ये बहुत ही गलत हो जाएगा। इस पर्टिकुलर चीज को मैं फर्दर प्रोसीड ही नहीं करना चाहूंगी। इसकी जगह पर मैं क्या करूंगी, इन 31 वैल्यूज को मैं कन्वर्ट कर दूंगी किसमें, 1 वैल्यू में, राइट। और ये 28 वैल्यूज को भी मैं कन्वर्ट कर दूंगी 1 वैल्यू में। अब ये जो 1 और ये जो 1 है, इन दोनों का तो कंपैरिजन हम कर सकते हैं ना, तो इन दोनों का कंपैरिजन अब इजीली हो सकता है, ओके। मतलब जनवरी और फरवरी की सेल्स में कितना डिफरेंस है या किस पर्टिकुलर मंथ में ज्यादा सेल्स हुई है, किस में कम हुई है, इस चीज को मैं इजीली देख सकती हूँ बिकॉज मैंने जो पूरी पर डे की जो सेल्स थी उसे कन्वर्ट कर दिया एक वैल्यू में। मतलब पूरी मंथ की एक सेल्स निकाल दी मैंने, पूरा मंथ का मैंने एवरेज निकाल दिया और अब मैं मंथ ऑन मंथ चेक कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मुझे हेल्प किया कंपैरिजन में, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई कि हमारे जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं या जो हमारे एवरेजेस हैं वो हमें किस चीज में हेल्प करते हैं, कंपैरिजन में हेल्प करते हैं, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई कि कंपैरिजन में कैसे हेल्प करता है, ठीक है। So averages are very helpful for making comparative studies as they reduce mass of statistical data to a single figure, ठीक है। जो पूरा हमारा statistical data है, जो एक बहुत ही broad sense में हमें given होता है, ठीक है, वो पूरा हमने किस में convert कर दिया स्टूडेंट, सिंगल वैल्यू में convert कर दिया, ओके। तो जब वो सिंगल वैल्यू में convert हुआ तो वो हमें कंपैरिजन में फैसिलिटेट कर रहा है, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट्स टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अब क्या आया भाई, अब आया डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करेंगे, तो चलो जो एग्जाम्पल अभी हमने कंपैरिजन में लिया था वही लेते हैं। ए फर्म है, उसने देखी अपनी सेल्स किस चीज की, जनवरी एंड फरवरी की, ठीक है।
ये सिर्फ इमेजिनरी हमारी फिगर्स लेने वाली हूँ स्टूडेंट्स में, ठीक है। मान लीजिए जो जनवरी के सेल्स थे वो थे हमारे 300, ठीक है, यूनिट्स के, और जो फरवरी के सेल्स थे वो थे हमारे 280 यूनिट्स के, ठीक है। तो अब जो हमारे मेजर्स हैं, ओके, या जो हमारा एवरेजेस होते हैं वो हमें डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करेंगे। अब जो एक हमारे ए फर्म का जो हम बोल सकते हैं जो हेड है, राइट, जो उसका मेकर है, वो क्या करेगा भाई, वो चेक करेगा कि ये 20 यूनिट से लेस क्यों हुआ, ठीक है, ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से 20 यूनिट्स कम सेल हुई है हमारी जनवरी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ भाई, हमने देखा कि ये यहाँ पे सेल्स की कमी आई है, ओके, जो सेल्स है वो बढ़ने की जगह पर कम हो रही है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले उसका रीजन देखा, ओके, उसका रीजन समझा कि क्यों हो रहा है ये, ओके, ये जो सेल्स में डिक्लाइन हुआ है ये किस कारण की वजह से हुआ है, किस रीजन की वजह से हुआ है, ठीक है। एक बार रीजन मिल गया उसके बाद में क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर को हम ठीक करेंगे, ओके। तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया, राइट। अब मान लो कि यहाँ पे जो हमने रीजन देखा वो रीजन हमें पता चला कि भाई जो क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो गई है आपके प्रोडक्ट की, ठीक है। क्या पता चला कि जो क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो गई आपके प्रोडक्ट की। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इसके लिए हम डिसीजन बनाएंगे, राइट। मैं क्या करने वाली हूं, अगर मैं इस ए की ओनर हूं तो भाई मैं चेक करूंगी क्वालिटी कैसे कम हो गई, ओके, क्वालिटी डिटोरिएट क्यों हुई है, क्या रीजंस है, ठीक है। उस रीजन को मैं ठीक करूंगी और अपनी क्वालिटी को वापस अपग्रेड करूंगी, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया मेरा जो एवरेज है वो मुझे, राइट, क्योंकि एवरेज से मुझे पता चला कि भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो अब इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, ओके, और वो स्टेप क्या है भाई, वो स्टेप है हमारा डिसीजन, ठीक है। तो इस वे से जो हमारे एवरेजेस होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं डिसीजन बनाने में, ओके। सो एवरेज प्रोवाइड सच वैल्यूज which becomes a guideline for decision makers, ठीक है। Most of the decisions to be taken in research or planning are based on the average value of certain variables, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द डिसीजंस होते हैं वो किस पर डिपेंडेंट होते हैं, वो हमारे एवरेजेस पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। हर एक पर्सन स्टूडेंट हमारे जो एवरेजेस है ना उसका यूज करता है। हमारे बिजनेसमैन करेंगे, ओके, हमारी गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट भी डिसीजन बनाने के लिए हमारे एवरेजेस का यूज करती है, ठीक है। गवर्नमेंट देखेगी भाई, जैसे कि गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, इसका कंपैरिजन किसके साथ में किया, यूएस के साथ में किया गया, ओके, यूएस एंड इंडिया की पर कैपिटा इनकम का कंपैरिजन हुआ, सॉरी। तो क्या पता चला हमें कि भाई यूएस की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज्यादा है और जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है, ठीक है। ये चीज तो हमें भी पता है, राइट। तो अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या डिसीजन बनाया कि भाई इस पर्टिकुलर पर कैपिटा इनकम को कैसे इंक्रीज किया जाए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट एक डिसीजन बना रही है कि भाई कैसे इंक्रीज करना है, ओके। वो कुछ भी पॉलिसीज फ्रेम कर रही है, कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस ला रही हैं, तो वहां पर क्या पता चल रहा है हमें कि भाई इसे इंक्रीज कैसे करना है हमें, ठीक है। ये गवर्नमेंट को हेल्प किया हमारा एवरेज, ओके। या हमारा जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो वो चेक कर रही है भाई कि वो एक पर्टिकुलर जो भी उनकी कोई भी पॉलिसी आई है भाई, कुछ हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी आई है कि हर एक पर्सन को एक पर्टिकुलर वैक्सीनेशन लेना है, ठीक है। तो क्या उसके बाद में क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। वो अब एक एक पर्सन को तो चेक नहीं करेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं, एक एक वैल्यू को तो चेक नहीं करेंगे, उनके पास भी एवरेज पहुंचा दिया जाएगा, वो एवरेज देखेंगे और वो देखेंगे कि हाँ ठीक है ये जो वैक्सीनेशन ये हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो है अगर हेल्पफुल नहीं है तो उसमें चेंजेस करो, ठीक है, डिसीजन बनाओ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है भाई कि ये डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करते हैं हमारे एवरेजेस, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर होगा अच्छे से कि भाई कैसे जो हमारे एवरेजेस होते हैं वो हेल्प करते हैं डिसीजन फ्रेम करने में, ठीक है। देन टू नो अबाउट द यूनिवर्स फ्रॉम अ सैंपल, ठीक है, यूनिवर्स के बारे में जानना एक सैंपल के थ्रू।
नाउ स्टूडेंट्स, सिंपल हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? सिंपल हम लोगों ने पढ़ा था हमारे चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा में, ठीक है। आप लोगों को याद होना चाहिए और आप लोगों को, मुझे ऐसी उम्मीदें हैं आप लोगों से कि आप लोग अभी तक के जो इसके पहले वाले चैप्टर्स हैं वो सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। तो अब सैंपल के थ्रू पूरे यूनिवर्स के बारे में जानना, ठीक है, ये पर्टिकुलर भी हेल्प करता है, या ये पर्टिकुलर भी एक क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है एवरेजेस का, ठीक है। तो एवरेजेस ऑल्सो हेल्प इन ऑब्टेनिंग एन आइडिया of a complete universe by the means of sample data, ठीक है। नाउ जो स्टूडेंट्स, हमारा जो सैंपल होता है, राइट, जो सैंपल होता है वो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है ना। ये चीज हमने पढ़ी थी ना कि जो हमारा सैंपल होगा वो हमारे पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट। जो भी हम सैंपल कैलकुलेट करते हैं या कलेक्ट करते हैं वो ऐसा होता है कि भाई वो एकदम रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि पूरे यूनिवर्स में है, ओके। तो जो हमारा एवरेज है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो अगर किसी सैंपल के ऊपर निकाला गया है एक एवरेज, तो हम क्या मानेंगे कि वो जो एवरेज है वो पूरा यूनिवर्स का एवरेज है, राइट। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि एक जो सैंपल के थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, या जो एक सैंपल में हम देख रहे हैं, वही चीज पूरे यूनिवर्स की भी है, ओके। तो सेम बात वही हुई स्टूडेंट्स की, जो हमारे सैंपल का एवरेज अगर हम निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने पूरे यूनिवर्स का एवरेज निकाल दिया है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो सिंपल सी बात है, ये हुआ क्या, हमारा यूनिवर्स, ओके। इस यूनिवर्स में से हमने एक सैंपल लिया, ओके। ये सैंपल कैसा है, ये सैंपल ऐसा है जिसमें कि यूनिवर्स की हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडेड है, ठीक है। ये सैंपल बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव है हमारे यूनिवर्स का, ठीक। तो अब अगर मैं इस सैंपल पर कोई एवरेज निकालूंगी, ठीक है, तो वो एवरेज मेरे सैंपल का तो होगा लेकिन वो पूरी यूनिवर्स का भी होगा, राइट। बिकॉज जो सैंपल है वो पूरी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसलिए जो हमारा एवरेज है वो एक अगर सैंपल के ऊपर भी निकाला जाता है तो वो हेल्प करता है हमें पूरी यूनिवर्स का एक एवरेज बताने में, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होगा। थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन वो इजी था, ठीक है। द एवरेजेस ऑफ अ सैंपल प्रेजेंट्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ द एवरेजेस ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। एक जो सैंपल का एवरेज होगा वही हमारा क्या होगा भाई, पूरी पॉपुलेशन का या पूरी यूनिवर्स का एवरेज होने वाला है, ओके। टू ट्रेस प्रिसाइज रिलेशनशिप, अब ये थोड़ा सा न्यू आया है भाई कि ये क्या है, कि किस चीज का रिलेशनशिप ट्रेस करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स, एवरेज बिकम्स एसेंशियल व्हेन इट इज डिजायर्ड टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई कि रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना हो किसी क्वांटिटेटिव टर्म्स में, तो हमारा जो एवरेज होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। दो फर्म्स हैं ए एंड बी, ठीक है। ये दो फर्म्स हैं हमारे पास में ए एंड बी। मैं बोल रही हूं कि भाई बी की जो सेल्स है वो ज्यादा है हमारे ए की सेल्स से, ठीक है। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट मैंने आपको बोली कि बी की सेल ज्यादा है ए के सेल्स से, ठीक है। अब आपने बोला कि चलो ठीक है मैम बोल रही है तो हम मान लेते हैं, भाई मैम बोल रही है, मैम को पता होगा, मैम ने देखा होगा कि बी की सेल ज्यादा है ए से, ठीक है, तो हम मान लेते हैं। लेकिन फिर भी कितनी ज्यादा है, कैसे ज्यादा है, कैसे पता चला, किस फिगर से पता चला, राइट। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस आए आपके मन में, राइट। अब अगर मैं ये बोलूं, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ना दूं मैं आपको, ठीक है, मैं बता रही हूं भाई कि सेल्स हैं, ए की है हमारी 500 यूनिट्स की एंड बी की है हमारी 800 यूनिट्स की, ठीक है। अब मैं बोलूं कि देखो स्टूडेंट्स, जो बी की सेल्स है ना वो ज्यादा है ए की सेल्स है, राइट। तो आप क्या बोलोगे, हाँ मैम बिल्कुल है, बहुत विजुअली क्लियरली दिख रहा है हमें कि जो बी की सेल्स है वो ज्यादा है हमारी ए की सेल्स से, राइट। तो ये चीज क्लियर हुई। ये जो मैंने जो आपको स्टेटमेंट दी थी, राइट, कि बी की सेल्स इज मोर देन सेल्स ऑफ ए,
ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट दी थी उस चीज का रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिया कि क्यों मैं बोल रही हूँ भाई कि बी की जो सेल्स है हमारी वो ए की सेल से ज्यादा है, ठीक है। उसका रीजन बता दिया, उसका रिलेशनशिप बता दिया कि मैंने कहां से आपको बताया है ये पर्टिकुलर चीज, राइट। तो ये एक, जब मैं अगर इस चीज को सिर्फ इस वे में बोलूं तो आप लोगों को उतनी क्लियर नहीं होती, राइट। लेकिन जब मैंने इसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में बताया, ओके, जब इसका क्वांटिटेटिव टर्म्स में रिलेशनशिप बताया तो आप लोगों को वो और अच्छे से क्लियर हो गई कि भाई ये पर्टिकुलर चीज ऐसी क्यों है, ओके। तो हमारे जो एवरेजेस होते हैं स्टूडेंट्स वो हमें इसी चीज में हेल्प करते हैं, ठीक है। वो हमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके देते हैं जहां पर नीडेड हो, ओके। और क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमें क्या देते हैं, हमारी रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर देते हैं, ठीक है। अब किसी भी चीज को आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में अगर देख लोगे तो वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, राइट। सिर्फ मैं कुछ आपको बोलूं और अगर वही स्टेटमेंट को आप फिगर्स में खुद देख रहे हो तो आप उस पर ज्यादा बिलीव करोगे एज कंपेयर टू मैं क्या बोल रही हूं आपको, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी जरूरी हो जाता है ये चीज कि भाई एक रिलेशनशिप हो हमारे जो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं या जो स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं उसका और कुछ क्वांटिटेटिव टर्म्स का, कुछ फैक्ट्स का, फिगर्स का, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो एवरेज है वो इसमें भी हमें हेल्प करता है, ओके। देन बेस फॉर कंप्यूटिंग अदर मेजर्स, ठीक है। अब ये क्या हो गया भाई कि एक जो हमारे एवरेजेस होते हैं, मतलब जो हमारे मीन, मीडियन और मोड होते हैं, वो हमारे अदर मेजर्स को, जो और भी डिफरेंट जो मेजर्स होते हैं भाई किसी भी एक डेटा को एनालाइज करने के लिए, उन मेजर्स के लिए एक बेस बनता है, ठीक है। उन मेजर्स को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे कि स्टूडेंट्स हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं भाई मीन, राइट। तो मीन हमें हेल्प करेगा भाई किस चीज में, मीन डिविएशन को देखने में, ठीक है। तो ऐसे और भी जो हमारे बोल सकते हैं हम, जो और भी हमारे मेजर्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं, हमारे जो ये हैं सेंट्रल मेजर्स ऑफ टेंडेंसी, हमें हेल्प करते हैं उन पर्टिकुलर डिफरेंट मेजर्स को कैलकुलेट करने में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं अगर आप लोगों को ओरली कुछ भी बताऊंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसके बाद वाले चैप्टर्स देखेंगे उसमें हम देखेंगे भाई डिस्पर्शन वगैरह, डिस्पर्शन कोरिलेशन, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव का क्या एक्चुअल में मतलब था, ठीक है। कि जो हमारे जो एवरेजेस होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं या कैसे वो बेस बनता है हमारे दूसरे मेजर्स के लिए, ठीक है। एट प्रेजेंट स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि आप लोग बस इतना समझ लीजिए भाई कि हमारे ये जो एवरेजेस हैं ये और फर्दर एनालाइज हो सकते हैं और ये और फर्दर किसी दूसरी चीज के लिए, किसी दूसरे मेजर के लिए बेस बन जाते हैं, ठीक है। So averages offer a base for computing various other measures like dispersion, skewness, kurtosis that help in many other phases of statistical analysis, ठीक है। ये कुछ डिफरेंट मेजर्स हैं स्टूडेंट्स जो कि और फर्दर हमारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज होते हैं और इन मेजर्स का बेस क्या बनते हैं, हमारे सेंट्रल मेजर्स ऑफ टेंडेंसी, ओके, सॉरी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आई एम सो सॉरी, मैं खुद ही घपला कर रही हूँ, इधर का उधर बोल रही हूँ, ठीक है। क्या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो हमारे बेस बनते हैं हमारे दूसरे मेजर्स के लिए, ठीक है। तो ये और इसका क्या बना भाई, ये इसका एडवांटेज बना, ये इसका ऑब्जेक्टिव बना, या हम बोल सकते हैं इसका एक फंक्शन बना, ठीक है। कि हमारे जो एवरेजेस है उनका फंक्शन है कि भाई वो जो फर्दर एनालिसिस है उसमें हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स या फिर फंक्शंस किस चीज के, हमारे एवरेजेस के, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स या फंक्शंस थे वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, एकदम क्लियरली क्लियर है, ओके। कोई भी कंफ्यूजन्स नहीं है, ठीक। इन केस स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन्स हो, कोई भी ऐसे डाउट्स हो जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए, अब तो पूछना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगी, ठीक है। मैं लेट हो सकती हूँ लेकिन कर दूंगी, ओके।
देन कम स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ एवरेजेस, ठीक है। अब हमारे जो एवरेजेस होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, ओके, वो हम देखते हैं। तो यूजुअली जो हमारे टाइप्स ऑफ एवरेजेस है स्टूडेंट्स, अगर हम उसे ब्रॉडली डिवाइड करें तो हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्या है वो? मैथमेटिकल एवरेजेस, देन कम्स पोजिशनल एवरेजेस एंड देन कम्स कमर्शियल एवरेजेस, ठीक है। मैथमेटिकल एवरेजेस में क्या आएगा स्टूडेंट्स? मैथमेटिकल एवरेजेस में आप देखोगे एकदम क्वांटिटेटिव टर्म्स में किसी भी हमारे डेटा को एनालाइज करना, ठीक है, एकदम क्वांटिटेटिव टर्म्स में, ओके। और एकदम यहाँ पर पूरा मैथ्स आ जाएगा, मतलब कैलकुलेशन करो अच्छे से भाई, बिना कैलकुलेशन के आप इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अच्छे से कैलकुलेशन करो, ऐसा वैसा नहीं, अच्छे से कैलकुलेशन करना है आपने, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स इसके अंडर हम बोल सकते हैं कि 3 टाइप्स हैं। क्या है वो? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ठीक है। अब जो अर्थमेटिक मीन होता है स्टूडेंट्स, हम उसे कैसे डिनोट करते हैं? एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्स बार जहां पर भी आए स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि वो किस चीज के लिए है, वो है हमारे अर्थमेटिक मीन के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो डिनोशंस है ना, ये आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लोग कोई बार बार मीन 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 नहीं लिखने वाले हो, आप डायरेक्ट क्या लिखोगे? एक्स बार इज इक्वल्स टू डैश डैश डैश, ठीक है। और वैसे इतनी टेंशन वाली बात नहीं है अगर एट प्रेजेंट आप लोगों को याद नहीं है तो, क्योंकि जब हम इसके जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या आता है हमारे मैथमेटिकल एवरेजेस के अंडर? अर्थमेटिक मीन, देन कम्स ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन को हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और फिर आता है हमारा हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन आता है स्टूडेंट्स हमारा किससे? एच से डिनोट होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स एज पर योर सिलेबस, ओके, जो 11th क्लास में आप लोगों को पढ़ना है तो उसमें हम सिर्फ अर्थमेटिक मीन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन हम नहीं पढ़ेंगे और ना ही हम हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों जो काइंड ऑफ मीन है आपका, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, यह आपके सिलेबस में नहीं है, ओके। हम सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं आपका अर्थमेटिक मीन, ओके। इस पर्टिकुलर से अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे, ठीक। फिर आते हैं स्टूडेंट्स हमारे पोजिशनल एवरेजेस। पोजिशनल एवरेजेस क्या होते हैं भाई? देखो, पोजिशनल मतलब कि एक एवरेज की पोजीशन बताने वाले, ठीक है, मतलब कोई लोकेशन बताने वाले, किसी पोजीशन को शो करेंगे ये पर्टिकुलर एवरेजेस, ठीक है। ये हमें कोई वैल्यू ऐसी नहीं देंगे कि भाई ये आपका पूरा एवरेज है, या इस पर्टिकुलर का अगर आप सम अप कर दो और उसको डिवाइड कर दो किसी से भी तो ये आपका एवरेज आ रहा है, ऐसा वाला नहीं होगा। ये जो हमारे पोजिशनल एवरेजेस, ये हमें पोजीशन शो करेंगे, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर वैल्यू की पोजीशन क्या है, ठीक है। इस पोजिशनल एवरेजेस में स्टूडेंट्स हमारे पास में आते हैं मीडियन एंड मोड, ठीक है। मीडियन को हम किससे डिनोट करते हैं? हम मीडियन को डिनोट करते हैं एम और एम ई, ठीक है। ये दो डिनोशंस हैं किस चीज के? हमारे मीडियन के, ठीक। इसमें जो मोस्ट पॉपुलर है, ओके, या ज्यादा पॉपुलर मैं बोल सकती हूँ, तो वो है हमारा एम, ठीक है। एम ई का यूसेज भी कम ही होता है, हम मीडियन को यूजुअली एम से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। और हमारा जो मोड है स्टूडेंट्स, उसे हम किस पर्टिकुलर सिंबल से डिनोट करेंगे? उसे हम डिनोट करेंगे जेड से, ठीक है। जेड का मतलब क्या हो गया? जेड का मतलब हो गया हमारा मोड, ठीक है। तो हम पोजिशनल एवरेजेस के ये दोनों पार्ट पढ़ने वाले हैं, हम मीडियन भी पढ़ेंगे, हम मोड भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट्स क्या? हमारे कमर्शियल एवरेजेस, ठीक है। ये कुछ हमारे कमर्शियल एवरेजेस हो गए भाई, थोड़े हाई लेवल वाले एवरेजेस हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या है? हमारे मूविंग एवरेजेस, प्रोग्रेसिव एवरेजेस एंड कंपोजिट एवरेजेस, ठीक है। ये 3 काइंड ऑफ एवरेजेस हैं। अब स्टूडेंट्स थोड़े भारी भारी से वर्ड्स दिख रहे हैं, राइट। एक तो पहले ही भाई कमर्शियल एवरेज वैसे ही थोड़ा भारी सा लगा वो, ओके, और उसके बाद में ये भी थोड़े भारी भारी से ही वर्ड्स हैं। ये अच्छे थे ना अपने, मीन, मीडियन, मोड, ये थोड़े सिंपल सिंपल से वर्ड्स थे। अब ये मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज, राइट, कंपोजिट एवरेज, भाई ये क्या है? तो हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना इनके बारे में, क्योंकि ये जो है ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। मतलब पूरा कमर्शियल एवरेज जो है वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम सिर्फ ये हमारे मैथमेटिकल एवरेज में अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे एंड हमारे पोजिशनल एवरेज में मीडियन एंड मोड पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी उस वाले सेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ओके। ये तो हमें भाई पता चला कि टाइप्स ऑफ एवरेजेस हम देख रहे हैं कि क्या क्या टाइप्स के होते हैं, तो मैंने आप लोगों को ये पर्टिकुलर भी बता दिया कि ये भी एक टाइप होता है, ये एक काइंड होता है, लेकिन हम वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स एज पर योर सिलेबस हम मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को सब कुछ यहाँ तक का क्लियर होगा भाई, कि हमारा जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस क्या होते हैं और किस किस टाइप के एवरेजेस होते हैं, ठीक है, और उस टाइप में से आपके सिलेबस में क्या क्या इंक्लूडेड है, ठीक है। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे भाई रिक्विजिट्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। क्या रिक्विजिट्स होते हैं वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बिना कोई डाउट के, बिना कोई कंफ्यूजन के, ओके। एंड इस वीडियो की नोट्स के लिंक कहाँ पर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।